आज हम कितने अलग अलग तरह के खतरों से घिरे हुए हैं। आतंकवाद, पावर कट, जंगलों में आग, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि सोचना भी मुश्किल लगता है। ये सब इतने अलग हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सब के लिए तैयार रहना मुमकिन भी है? तो असली चुनौती यहीं पर है। क्या हर एक खतरे के लिए एक अलग नई योजना बनानी पड़ेगी? अगर ऐसा है तब तो तैयारी करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या हो अगर इसका कोई बेहतर और आसान तरीका हो? और इसका जवाब ही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। देखिए, असली चाबी हर खतरे के लिए अलग प्लान बनाने में नहीं, बल्कि एक ही फ्रेमवर्क, एक ही ढांचे को समझने में है। एक ऐसा मेंटल मॉडल जो किसी भी संकट पर लागू हो सकता है, चाहे वो इंसानी हो या कुदरती। तो चलिए, इसी ढांचे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हम सबसे पहले इस यूनिवर्सल मॉडल को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये तीन बिल्कुल अलग अलग सिचुएशन में कैसे काम करता है। पब्लिक स्पेस में हमले, पर्यावरण से जुड़ी आपदाएं और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का फेल होना। और आखिर में हम इन सबको जोड़कर देखेंगे कि असल में हर मुश्किल के लिए तैयार रहने की क्षमता कैसे बनती है। चलिए इस विश्लेषण की नींव पर आते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जो किसी भी मुश्किल हालात को देखने और उससे निपटने का हमारा नज़रिया बदल सकता है। ये उलझी हुई चीज़ों को साफ कर देता है। ये 3 स्टेप का फ्रेमवर्क ही सब कुछ है: तैयारी, प्रतिक्रिया और रिकवरी। देखिए, तैयारी वो है जो हम शांति के समय में करते हैं, किसी भी खतरे के आने से पहले। प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स वो संकट के बीच में होता है, जब एक एक पल कीमती होता है। और रिकवरी उसके बाद होती है, जब हम फिर से चीज़ों को ठीक करते हैं और सीखते हैं ताकि अगली बार हम और बेहतर तरीके से तैयार हों। ये तीनों मिलकर एक सर्कल बनाते हैं। अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। चलिए अपने पहले उदाहरण से शुरू करते हैं। पब्लिक स्पेस में जानबूझकर किए गए हमले। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आतंकवाद से लेकर बम की धमकियों तक सब कुछ आ जाता है। और हमारा ये 3 स्टेप का ढांचा यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। इस स्लाइड में एक बहुत दिलचस्प बात है। आतंकवाद का स्केल बहुत बड़ा हो सकता है, जबकि बम की धमकी किसी एक खास जगह तक सीमित होती है। लेकिन दोनों के लिए तैयारी का जो मूल सिद्धांत है ना, वो एक ही रहता है। नींव एक ही तरह से बनती है। तो चलिए अब फ्रेमवर्क के पहले स्टेप पर फोकस करते हैं, तैयारी। ये वो स्टेज है जहां संकट आने से पहले ही हम गेम में आगे निकल जाते हैं। इसका मतलब है ये सोचना कि क्या क्या गलत हो सकता है और उसके लिए पहले से ही एक प्लान तैयार रखना। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि तैयारी का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ कागज पर बना कोई प्लान नहीं है। इसका मतलब है जोखिमों को समझना, यानी ये जानना कि कौन से खतरे सबसे ज्यादा हो सकते हैं, ड्रिल करना, सही कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना और अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना। ये सारे कदम आतंकवाद हो या बम की धमकी, दोनों के लिए ही बेहद जरूरी हैं। ठीक है, अब एक बिल्कुल अलग तरह के खतरे की ओर बढ़ते हैं। बड़े पैमाने पर पर्यावरण से जुड़े खतरे। यहाँ हम जंगल की आग जैसी दिखने वाली चीजों से लेकर NBC खतरों यानी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल खतरों जैसी ना दिखने वाली चीजों तक सब कुछ देख रहे हैं। यहाँ पर जो अंतर है वो बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ आग है, एक ऐसा दुश्मन जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दूसरी तरफ है न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल खतरे जो चुपचाप बिना दिखे फैल सकते हैं। ये दोनों बहुत अलग लगते हैं, लेकिन हमारा फ्रेमवर्क अब भी काम करता है। अब देखिए, ये स्लाइड एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे मुश्किल जानकारी को आसान बनाया जा सकता है। NBC खतरों के लिए 3 सबसे जरूरी रिस्पॉन्सेज हैं। न्यूक्लियर के लिए शेल्टर यानी पनाह लेना है, बायोलॉजिकल के लिए आइसोलेट यानी अलग करना है, और केमिकल के लिए इवैक्यूएट यानी उस जगह से निकलना है। बस ये 3 कीवर्ड्स जान बचा सकते हैं। और ये हमें सीधे हमारे फ्रेमवर्क के दूसरे स्टेप पर ले आता है, प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स। ये वो पल है जब संकट आ चुका है। इस फेज में सारे एक्शन फौरन सुरक्षा पर केंद्रित होते हैं, चाहे वो आग से भागना हो, रेडिएशन से पनाह लेना हो या किसी जहरीले इलाके से बाहर निकलना हो। हमारी तीसरी और आखिरी कैटेगरी सिस्टमिक फेलियर को देखती है, यानी जब वो सिस्टम टूट जाते हैं जिन पर हम रोज भरोसा करते हैं। ये किसी कोयला खदान के हादसे जितना लोकल हो सकता है या फिर पूरे पावर ग्रिड के ठप होने जितना बड़ा। यहाँ भी स्केल का फर्क बहुत बड़ा है। एक बिजली संकट पूरे समाज पर असर डालता है, जबकि खदान का हादसा एक खास जगह पर होता है। लेकिन दोनों ही मामलों में एक जरूरी सिस्टम फेल हो गया है और फौरन एक्शन की जरूरत है। और यहाँ एक बार फिर हम रिस्पॉन्स फेज पर ध्यान दे रहे हैं। गौर कीजिए कि ये एक्शन कितने जरूरी हैं।
चाहे बिजली का संकट हो या खदान का हादसा। बैकअप सिस्टम चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए और जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी देखभाल करनी है। पैटर्न वही है। तो अब तक हमने 3 अलग-अलग तरह के संकट देखे और ये भी देखा कि कैसे एक ही फ्रेमवर्क उन सब पर लागू होता है। अब चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और उन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को एक साथ लाते हैं जो इन सभी उदाहरणों को जोड़ते हैं। और अब हम आते हैं अपने फ्रेमवर्क के आखिरी लेकिन सबसे अहम हिस्से पर, रिकवरी। ये सिर्फ साफ सफाई करने के बारे में नहीं है, ये सीखने, खुद को ढालने और पहले से कई ज्यादा मजबूत होकर वापस आने के बारे में है। यही वो फेज है जहां हम भविष्य के लिए तैयारी करते हैं। ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि रिकवरी एक मल्टी लेवल प्रोसेस है। हाँ, चीज़ों को ठीक करना तो है ही, लेकिन साथ ही ये भी जांचना है कि गलती कहाँ हुई, लोगों की देखभाल करनी है और ये पक्का करना है कि हमारी नियम कानून भविष्य के लिए बेहतर हों। और यहीं पर आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। जब हम सभी खतरों को एक साथ देखते हैं, आतंकवाद, आग, पावर फेलियर, तो कुछ मूल बातें बार बार सामने आती हैं। यही है तैयारी का डीएनए। जोखिम को समझना, बातचीत का प्लान बनाना, प्रैक्टिस करना, सीखना और मिलकर काम करना। इतने सारे खतरे और इतनी सारी योजनाएं, लेकिन जब संकट खत्म हो जाता है तो असल में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है जो हर रिकवरी की कोशिश को एक साथ लाता है, एक सबसे जरूरी मकसद। और वो मकसद ये है, हर संकट चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो, एक सबक होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि उस सबक को सीखा जाए और उसका इस्तेमाल भविष्य में खुद को और ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए किया जाए। तो अंत में सारी बात इस पर आती है, तैयारी कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, सीखने और सुधरने का एक लगातार चलने वाला चक्र। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या हम तैयार हैं, बल्कि ये है कि इस प्रक्रिया को शुरू करने या जारी रखने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए।